हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 9 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। टुडेज आर्टिकल इज अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग से ही हमें समझ आ जाता है कि किस बारे में है। आइसोलेटिंग चाइना, यानी कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइना के एप्स को, चाइना के गैजेट्स को, सबको अपने मार्केट से धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहे हैं एज प्रपोज्ड एंड द रियलिटी, मतलब कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या, कि क्या चाइना एक्चुअली में आइसोलेट की जा सकती है। तो इसके लिए फिर सब हेडिंग लिखी गई है कि कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बेलिजरेंस, यानी कि इंडिया कितनी भी अग्रेसिव क्यों ना हो जाए, कितने भी स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों ना ले ले, चाइना इज स्टिल फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटीन्ड गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लाउड। क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक रीच है, या हम कह सकते हैं जो उसका मार्केट है, वो इतना फैला हुआ है ग्लोबली कि चाइना को क्वारंटीन करना बहुत मुश्किल है। चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना, चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी चीजों को बनाने के लिए। तो एक तरह से चाइना को इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो हुए थे अगस्त 2 को बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, क्यों हुए थे आप सब जानते हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख में, वहां पर काफी सारे उन्होंने देखा था कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो लोग आ रहे थे, और जो उनकी बाउंड्री लाइन थी, जो उन्होंने 1960 में क्लेम लाइन एक बनाई थी कि भाई इससे आगे हम बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे या आपके देश में नहीं आएंगे, आपकी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, उसके आगे वो सोल्जर्स आने लग गए थे। तो उसे हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि चाइना जो है वो हमारे लिए बहुत खतरे वाली चीज कर रहा है, और इसीलिए हमने ये कहा, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि चाइना ने ये जो बॉर्डर को पार किया है या जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है, वो हमारी चाइना के साथ जो टाइज हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको खराब कर सकता है, और ये दो चीजें हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि एक तो थी मिलिट्री टाइज और दूसरी थी इकोनॉमिक टाइज। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना है कि हमारे मिलिट्री टाइज और इकोनॉमिक टाइज को हम सेपरेट नहीं रख सकते। अगर चाइना हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी रियलिटी ये चल रही है कि चाइना ने ये कह दिया है कि हमारी ट्रूप जो है वो तो लाइन के अंदर ही थे, वो अभी मानने को तैयार नहीं है कि हमने लाइन क्रॉस करी थी। उसके बाद में चाइना ने ही जो है इंडिया के इंटरनल मैटर के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया था। उनको ये कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस चेंज हुआ था आर्टिकल 370 से, वो उन्हें सही नहीं लगता। तो ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर था, उन्हें इसके बारे में कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। तो इस तरह की चीजें चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब इसका चाइना और यूएस की टाइज से क्या रिलेशन है, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यूएस और चाइना के रिलेशंस हैं, दे आर कंटिन्यूइंग टू डिटीरियोरेट, यानी कि बहुत टाइम से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और अभी भी वो खराब होते ही जा रहे हैं। और इसके अलावा भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस चालू है, या हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस है चाइना और यूएस की, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। तो हो सकता है कि अलग अलग कैंप से ये दोनों लड़ाई करें, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के टीम्स बना के, और फिर यहाँ पे वॉर हो, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतने सालों से यूएस और चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग एक दूसरे से कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, या एक ट्रेड वॉर फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इनके बीच में वॉर हो सकता है। तो इसलिए ये अपने लिए अलाइज ढूंढ रहे हैं, ऐसे कंट्रीज ढूंढ रहे हैं जो इनको सपोर्ट कर सके। और इनफैक्ट जो रिटोरिक है, यानी कि जो लोग बड़ा चढ़ा के बातों को बताते हैं या फिर थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, उनका ये कहना है कि कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई है, जैसे कि उस टाइम पे थी जब यूएस और रशिया दो बड़ी कंट्रीज थी, सेम वैसी ही सिचुएशन अब बन रही है बिटवीन यूएस एंड चाइना। और दोनों ही साइड्स जो है दे आर विलिंग टू डिस्प्ले देयर मिलिट्री मसल, यानी कि दोनों ही साइड्स जो है वो वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो ये जो
सिचुएशन है ये बहुत सारी कंट्रीज को एक डिलेमा में रख देती है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन है ये। आप नहीं समझ सकते कि आपको कौन सी कंट्री के साथ में रहना है, क्योंकि आपके जनरली सारी कंट्रीज जो हैं उनके हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। कोई इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, मिलिट्री रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ तरह के उनके साथ वो लोग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो ये कंट्रीज के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है उनके लिए, जो कि इस वॉर में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। क्योंकि पहली बात तो जो एशियन कंट्रीज हैं वो लोग इसलिए किसी एक साइड पे नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना कितना एरोगेंट नेशन है। अगर हम चाइना के साथ में जाएंगे तो हो सकता है हमारी कंट्री के भी सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्योंकि वो लड़ाई कर सकता है कभी भी किसी भी कंट्री से। और अगर हम चाइना के साथ में नहीं जाते तो चाइना हमारा नेबर है, हो सकता है वो हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे जबरदस्ती। तो एक तरह से एशियन कंट्रीज के लिए तो ये दोनों तरफ से ही एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है। बाकी जो कंट्रीज है दुनिया की वो इन दोनों के बारे में कुछ ज्यादा अलग सोच नहीं रखती। जितना लोग यूएस को बेकार समझते हैं या जितनी नफरत लोग यूएस से करते हैं उतनी ही नफरत लोग चाइना से भी करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज को नहीं समझ आएगा कि किसकी साइड लेनी है। इनफैक्ट एशिया के अंदर नो वन इन एशिया, कोई ऐसी कंट्री नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान जो कि चाइना के साथ साइड लेना चाह रही हो, क्योंकि चाइना जो है उसके एम्बिशन सबको पता है। उसके एम्बिशंस है इंपीरियलिस्टिक, यानी कि वो जबरदस्ती फोर्सफुली या फिर मिलिट्री कंट्रोल करके और दूसरे कंट्रीज की जो टेरिटरीज हैं उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट इतने सालों से करा है उसने ये सब। इसके अलावा भी जो शी जिनपिंग है उनकी अथॉरिटेरियन वर्ल्ड व्यू के बारे में सब जानते ही हैं। उनका ये व्यू है कि पूरी दुनिया पे एक रूलर होना चाहिए, पूरी वर्ल्ड पे एक रूलर होना चाहिए और उसके अंदर भी अथॉरिटेरियन व्यू होना चाहिए, यानी कि वो चेंज ना हो बार बार रूलर, जैसे कि शी जिनपिंग है जो कि इतने सालों से चेंज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट बीजिंग जो है उसने एक तरह से टेक ओवर कर लिया है हांगकांग को। आप जानते हैं हांगकांग में काफी सारी प्रोटेस्ट हुई हैं रिसेंटली, और उसका रीजन यही है कि बीजिंग ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है डिसरिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स, जबकि वहां पर एक अलग सिस्टम हुआ करता था। तो लेकिन चाइना जो है उसने उसको अब अपने ही सिस्टम में मिला लिया है, अपने ही रूल्स फॉलो करवा रहा है वो उनसे। तो इससे हमें पता चलता है कि चाइना के इंटेंशंस कितने गलत हैं। इनफैक्ट चाइना का जो लैंड ग्रैब है साउथ चाइना सी में, वो भी सबने देखा है। साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की खुद की जागीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कई सारे हिस्से हैं उसके जो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिए, चाइना के अंदर इंक्लूड कर लिए। 1970s में ये देखा गया कि पैरासेल आइलैंड्स जो हैं वियतनाम के, वो उसने ले लिए जबरदस्ती। 1990s में मिस्चिफ रीफ है स्प्रैटली आइलैंड्स में, वो भी उसने ले लिया, जो कि एक्चुअली में साउथ चाइना सी के अंदर था, लेकिन वो एरिया फिलीपींस का था। फिलीपींस जो कंट्री है वो ऐसा मानती थी कि भाई ये जो स्प्रैटली आइलैंड्स है ये पूरी तरह से हमारे हैं, हमारी कंट्री में आते हैं, लेकिन चाइना ने उसे भी ले लिया। इनफैक्ट 21st सेंचुरी में चाइना जो है उसने यही टैक्टिक्स आजमाई है। मतलब कि पहले तो 20th सेंचुरी तक था, 1970s 1990s, दैट वाज 20th सेंचुरी। अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है उसके अंदर भी चाइना ने अपने ये हथकंडे अपनाना जारी रखे हैं, और वो इसी तरह की हरकतें करता है। जो भी छोटे छोटे नेबर्स है, जैसे फिलीपींस है बहुत छोटी कंट्री है, वियतनाम बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो इनकी जो टेरिटरीज हैं उनको ये जबरदस्ती हथियार लेता है, क्योंकि इसको पता है कि कोई भी छोटी कंट्री मुझसे लड़ाई नहीं करना चाहेगी, क्योंकि चाइना इज अ बिग कंट्री और उसकी बहुत अच्छी मिलिट्री पावर लोग देख चुके हैं। इसके अलावा भी 2012 में ये चीज हो चुकी है, जो स्कारबोरो शोल कॉन्फ्रंटेशन है वो हुआ था चाइनीज सर्वेलेंस शिप्स के बीच में और फिलिपिन नेवी के बीच में। तो इस तरह की चीजें होती रहती है, चाइना करता रहता है। इसके अलावा भी इसका जो रवैया है वो बहुत अग्रेसिव है। तो मार्च अप्रैल के टाइम पे जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 चल रहा था, सब लोग परेशान हो रही थी कंट्रीज कि हम क्या करें, उनकी इकोनॉमीज बर्बाद हो रही थी, तब चाइना जो है उसने अपने अग्रेसिव एक्शंस को जारी रखा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोविड-19 फैल रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसने 80 ज्योग्राफिकल फीचर जो हैं उसके आसपास के रीजन के, उन सबको रीनेम कर दिया। रीनेम से मतलब ये है कि अब उस जगह को जो भी माना जाता था उसका नाम उसने बदल दिया, और इसलिए बदल दिया ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि बस ये जगह जो है, ये 80 जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ये सारी जगह जो है वो चाइना के अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए चाइना उनको रीनेम कर सकता है। इसके अलावा भी चाइना जो है उसके एक्सपेंशनिस्टिक एटीट्यूड्स साउथ चाइना सी में देखे गए हैं, ताइवान में, जापान में, वियतनाम, इंडोनेशिया,
साउथ कोरिया, सब जगह से ये कंप्लेन्स आ रही हैं कि चाइना जो है वो इस तरह की चीजें कर रहा है, दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी हथियाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना की जो फेवरेट अप्रोच है वो है यूनिलैटरलिज्म, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता है कि वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अकेले ही करे, यानी कि उसकी कंट्री में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको वो अकेले ही करने की कोशिश करता है, किसी और कंट्री की मदद नहीं मांगना चाहता। लेकिन जब दूसरी कंट्रीज को मदद चाहिए होती है तब वो उनको जाके मदद कर देता है, ताकि दूसरी कंट्रीज से उसको कोई ना कोई फायदा हो सके। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि चाइना जो है दैट इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटीन, इतना कुछ होने के बाद भी सारी कंट्रीज चाइना की सच्चाई जानती है, फिर भी इट इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइन, मतलब कि लोग उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, लोग उसके प्रोडक्ट्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हार्डली एनी कंट्री इन एशिया इज विलिंग टू कन्फ्रंट चाइना, कोई भी कंट्री चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं चाइना की पावर क्या है अभी के टाइम में ग्लोबली, है ना। और साथ ही साथ में बहुत सारी कंट्रीज है स्पेशली ईस्ट एशिया में जो कि बिल्कुल नहीं चाहती कि इस टाइम पे वो साइड्स ले, चाइना की ले चाहे यूएस की, किसी की भी साइड नहीं लेना चाहते वो। और उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो हमेशा से ही साउथ चाइना सी को चाहता था, और वो इसलिए क्योंकि साउथ चाइना सी उसकी नेचुरल बाउंड्री बन रही थी, उसे नेचुरल प्रोटेक्शन दे रही थी ताकि कोई दूसरी कंट्री चाइना पर अटैक ना कर सके। तो एक तरह से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो चाइना को अपना दुश्मन नहीं बताना चाह रही हैं ओपनली। उसके अलावा भी कई सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन चाइना जो है वो इन सारी चीजों को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट नहीं जा रही है, और वो इंटरनेशनल लॉज को, रीजनल कंसर्न्स को, सबको तोड़ते हुए लोगों की टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रहा है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहां से स्पेशल डिक्टेट्स आए हैं, स्पेशल ऑर्डर्स आए हैं चाइना के लिए और दूसरी कंट्रीज के लिए भी कि आप चाइना के साथ रिलेशंस ना रखें, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज को तोड़ रहा है, वो दूसरे कंट्रीज की टेरिटरीज को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भी चाइना जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी अपनी चीजों को कंटिन्यू रख रहा है। इवन यूनाइटेड किंगडम का डिसीजन था कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स को बंद कर देगा। यूके ने ये भी कहा है कि वो हुआवे जो 5G प्रोजेक्ट है उसको भी बंद कर रहा है। इतनी सारी चीजें चाइना के साथ हो रही है, फिर भी चाइना जो है उसको कोई मतलब नहीं है, चाइना रिमेन्स अनफेज्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाइना जो है उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसका जो एक तरह का शिकंजा है वो उसके लिए कोई भी रियल चैलेंज पैदा नहीं कर सकता। कितनी भी कंट्रीज कुछ भी कर लें उसको इंपोर्ट्स को हटाने के लिए, उसको बॉयकॉट करने के लिए, फिर भी उसका जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो पार है उसे कोई भी कम नहीं कर सकता। और इसके अलावा भी इंडिया को ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसके इंपोर्ट्स बंद कर दे, चाहे वो उससे कोई सामान ना खरीदे, फिर भी चाइना जो है वो उतनी ही पावरफुल रहेगी जितनी वो पहले थी, फिर भी वो वही हरकतें करने वाली है जो वो पहले कर रही थी, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और साथ ही साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जितनी भी कंट्रीज आज तक मानी जाती थी कि वो एंटी चाइना है, वो सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड आप जानते होंगे, ऐसे लोग होते हैं जो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा माना जाता था ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंटी चाइना कंट्री है, लेकिन अभी अभी में फिलहाल में एक मीटिंग हुई, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है उसने ये क्लियर कर दिया कि चाइना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो उनके इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा। इनफैक्ट वो चाइना के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और अपनी चाइना के साथ रिलेशंस को अच्छा करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना फिकल है। फिकल वो लोग जो कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले ऐसे सेंटिमेंट्स दिखाता था जैसे कि उसे चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब वो कह रहा है कि हम तो चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखने वाले हैं। इसके अलावा यूके जो है वो भी बहुत ज्यादा फिकल है। आप देखते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम चाइनीज इंपोर्ट्स नहीं लेंगे, हम 5G प्रोजेक्ट जो है उसे बंद करवा देंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने चाइना के अगेंस्ट करी, लेकिन अभी अभी के टाइम पे जो सेक्रेटरी है ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स,
उन्होंने ये कहा है पार्लियामेंट में कि यूके जो है वो चाइना के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहता है और चाइना के साथ काम करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अकेली है इस लड़ाई में, उसके साथ में कोई भी नहीं है और इस लड़ाई का कोई खास रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो ग्लोबली अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है। इसके अलावा भी बहुत कम नेशंस हैं जो कि चाइना की आयर को रिस्क करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं चाइना का जो गुस्सा है उसे झेलना चाहते हैं। बहुत कम देश है ऐसे, क्योंकि उसके बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा भी जो यहाँ पे एक तो एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप जो बना हुआ है, वो भी कंट्रीज चाइना को पसंद नहीं करती, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ टेरिटरी चाइना ने ली है। फिर भी एशियन जो है ये जो ग्रुप है कंट्रीज का, ये चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना ने उसको पैसे दे रखे हैं और वो उसके साथ इसीलिए उसे कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता, उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। अब इंडिया और उसके नेबरहुड के बीच में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो टाइम है जो चाइना ने हरकतें करी है रिसेंट पास्ट में, उस हिसाब से तो चाइना के अगेंस्ट होना चाहिए था जो भी होना चाहिए था, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि इंडिया के अगेंस्ट हो गई है कई सारी कंट्रीज। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हुआ करते थे, हमारे जो नेबर्स हुआ करते थे, वो सब हमसे फिलहाल के टाइम पे अभी उन्होंने दूरियां बना ली है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तो बहुत सालों से हमारा दुश्मन ही है। तो यहाँ पर उन्होंने एक फेक मैप बना दिया पाकिस्तान का। जब हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बताया था तो उन्होंने एक फेक मैप बनाया जिसके अंदर उन्होंने सियाचिन, जम्मू कश्मीर, गुजरात के कुछ कुछ पार्ट्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर बताए थे। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है। इसके अलावा भी इंडिया के जो नेपाल के साथ रिलेशंस है वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, और नेपाल जो है उसने भी अपना एक फेक मैप बनाया है जिसके अंदर काला पानी एरिया जो है वो उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बताया है। श्रीलंका जो है वहां पे भी जो राजपक्सास है उनका इलेक्शन में वो जीत गए थे अभी बहुत रिसेंटली, तो वो भी इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है फिलहाल। और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए टेंशन की बात है, क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे बांग्लादेश के साथ। वो हमारे लिए बिल्कुल एक अपनी सी कंट्री जैसी थी और वहां के कंट्री के लोगों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी खास। लेकिन अभी के टाइम पे जब से हमने ये सीएए और एनआरसी वाला लागू किया है, तब से बांग्लादेश जो है वो भी हमसे दूरियां बना चुका है। तो इसलिए चाइनीज को जो है बहुत अच्छा मौका मिल गया है इंडिया के अगेंस्ट ये सब अटैक्स करने का। तो अब इंडिया की जो बुरी हालत हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन चाइना कौन सी खिचड़ी पका रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना जो है इट इज स्टरिंग द पॉट एल्सवेयर इन साउथ एशिया, यानी कि एशियन कंट्रीज के साथ ये अपनी बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, उनके साथ नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और स्टरिंग द पॉट का यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब ये है कि वो हमारे लिए चीजों को और मुश्किल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ उन कंट्रीज के साथ बॉन्डिंग करके जो कि हमारे लिए हमसे नाराज हो चुकी है, वो उनसे बॉन्डिंग कर रहा है और उनसे रिश्ते सुधार रहा है ताकि वो हमसे लड़ सके या हमें अटैक कर सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जुलाई के अंदर देखा गया था कि एक कॉरिडोर बना रहे हैं ये लोग, इकोनॉमिक कॉरिडोर विथ नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और इसके हिसाब से कनेक्टिविटी लिंक बनाया जाएगा फॉर ट्रेड। तो इस तरह की चीजों से भी चाइना को बहुत फायदा हो रहा है, वो हमारे सारे नेबर्स को हमसे दूर कर रहा है। चाइना जो है उसने ईरान के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि इंडिया जो है उसने ईरान से दूरी बना ली थी तब से जब से यूएस ने कहा था कि भाई ईरान से सब लोग दूरी बना लें, क्योंकि यूएस और ईरान के रिश्ते बहुत खराब हो रहे थे। तो तब से इंडिया जो है वो ईरान की मदद नहीं कर रही थी, इसलिए अब चाइना जो है वो ईरान के साथ हो गई है। और ये रिपोर्ट किया गया कि ईरान और चाइना जो है उनके साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है चाइना ईरान के अंदर। तो जो ईरान है वो अगले 25 सालों तक रेगुलर सप्लाई भी करने वाला है अपना ऑयल चाइना को। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनके बीच में हो रहे हैं एट इंडियाज एक्सपेंस। तो यहाँ पे चाइना जो है उसने अच्छे से अपने आप को पोजीशन कर लिया है और पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से पार अपनी बढ़ा ली है। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया जो है
उसको ये बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि चाइना का कोई डिसएडवांटेज नहीं हो पाया है। चाइना को बॉयकॉट करना, उसके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। ठीक है, तो ये लेसन जो है ये हमें सीखना होगा चाइना से कि हमें उसे बॉयकॉट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इंस्टेड हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस अच्छे करने होंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए, यही सारी बातें ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है या मेन एम क्या है इसे लिखे जाने का? तो मुझे लगता है पैसेज यही कहना चाह रहा है, ऑथर का मेन व्यू यही है कि भाई जो इंडिया अभी चीजें कर रही है, जो पॉलिसीज ला रही है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की, हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन उससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें अपनी फ्यूचर जो स्ट्रैटेजी है उसे और मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे सपोर्ट में कोई भी कंट्री नहीं है, दुनिया की कोई भी कंट्री चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। तो अगर हम इस तरह से ओपनली उसके साथ अपने जो रिलेशंस है उनको खराब कर लेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। A है, isolating China will not be an easy task for India because of the wide use of user-friendly and cheap Chinese gadgets in the Indian market। ये बात गलत है, ठीक है, ऐसा कहीं भी हम नहीं कह रहे हैं, पैसेज के अंदर ऑथर ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल होगा चाइना को हमारे मार्केट से हटाने के लिए। हो सकता है ये स्टेटमेंट नॉर्मली जनरली करेक्ट हो, लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं लिखा गया है, ये पैसेज का प्राइमरी पर्पस नहीं है। India should realize that breaking economic ties with China may not bear fruit because of its massive global economic stranglehold, while no other country is willing to risk China's ire। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री हमारे सपोर्ट में नहीं है, इसलिए हमें उससे इकोनॉमिक टाइज तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और जो चाइना है उसका इकोनॉमिक पार दुनिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाइना को। The situation along the LAC and India's economic ties with China can't be separated, so it is necessary to get rid of Chinese products from the Indian market। स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है इन अ जनरल वे, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पैसेज का मेन एम ये बताना नहीं था। No Asian country wants to confront China except India, which is why India will have to face China's backlash. So it would be better if we plan our future policies accordingly। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो चाइना का बैकलैश फेस करेगी, इसलिए हमें फ्यूचर पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है, ये नहीं कहा जा रहा है। पैसेज में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या इंडिया जो है वो चाइना का सामना नहीं कर सकता। पैसेज में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसके ये सब इकोनॉमिक टाइज ब्रेक करने से कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, चाइना को कोई खास नुकसान हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे कि हमें अपनी कंट्रीज कुछ कंट्रीज मिल जाए जो कि हमें सपोर्ट करती हो, और फिर हमें चाइना के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए सोच समझ के। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम चाइना से डरते हैं इसलिए हमें चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यूएस चाइना रिलेशंस के बारे में सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि बोथ द कंट्रीज आर विलिंग टू ब्रेक द स्टेटस क्वो ऑफ इयर्स ऑफ कोऑपरेशन विद ईच अदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं स्टेटस क्वो का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो सालों से चेंज नहीं हुई हो। तो यहाँ पे सालों से वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन अब ये दोनों कंट्रीज इस चीज को ब्रेक करना चाह रही है, या इस ये जो पूरा इनका चल रहा था इतने सालों से कोऑपरेशन उसे चेंज करना चाह रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। We can anticipate a war between both the military forces as both are seeking allies to join their camps। ये बात गलत है, पूरी तरह से क्लियरली कहीं भी हमें इस आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दोनों कंट्रीज वॉर पे जा सकती हैं या दोनों का एक्चुअल में क्लैश हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ये हम अपने मर्जी से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें फैल रही हैं, ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है या बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, क्योंकि कोल्ड वॉर जैसा ही सिचुएशन बन रहा है दोनों कंट्रीज में। लेकिन एक्चुअल में वॉर होगा या नहीं होगा ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
The US has issued orders for countries over the world to restrict economic and other relations with China, but China doesn't face any real challenge. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वॉशिंगटन से कई सारे ऑर्डर्स आए थे चाइना को, लेकिन चाइना जो है वो अभी भी लॉज तोड़ रहा है और चाइना को कोई खास कोई कंट्री चैलेंज करने वाली है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सारे ही इंस्टेंसेस जो हैं वो चाइना के इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस के बारे में है, एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट, ठीक है, जो ये नहीं प्रूव कर रही कि चाइना जबरदस्ती टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ए है बीजिंग हैज टेकन ओवर हांगकांग डिसरिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। ये बात जो है बिल्कुल एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल प्रूव करता है कि चाइना दूसरी कंट्रीज को ऑक्यूपाई करना चाहती है। चाइना ग्रैब्ड लैंड इन साउथ चाइना सी एंड टू कंट्रोल ऑफ पैरासल आइलैंड्स फ्रॉम वियतनाम। ये भी बिल्कुल सही है, आप देखेंगे आर्टिकल में लिखा हुआ है ये। चाइना हैज रीनेम्ड ऑलमोस्ट 80 ज्योग्राफिकल रीजन्स इन इट्स विसिनिटी एज एन इंडेक्स ऑफ चाइनीज सॉवरेनिटी। ये बात भी सही है, और बात सही होने से कोई मतलब नहीं है, बट ये तीनों ही बातें जो है वो ये बता रही है कि चाइना जो है वो किस तरह से नई नई टेरिटरीज हथिया रही है और अपने कंट्रोल में कर रही है। China occupied the Mischief Reef in the Spratly Islands, an area of South China Sea that was always considered a territory of Taiwan. ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव कर सकता था कि एम्बिशंस हैं उसके इंपीरियलिस्टिक, लेकिन ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि ताइवान के नहीं थे स्प्रैटली आइलैंड्स, फिलीपींस के थे, है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बिकॉज ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द करंट स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज, और इसके अंदर भी हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है। ए है इंडिया वांट्स टू आइसोलेट चाइना इन प्रोपोजिशन एंड रियलिटी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड वॉर विद चाइना। ये स्टेटमेंट ही गलत है। पहली बात, हमारा ट्रेड वॉर नहीं हुआ था चाइना के साथ, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। हमारा और चाइना का ये प्रॉब्लम था कि भाई चाइना ने एलएसी के अंदर जो उसने लाइन बोली थी उसके आगे वो सोल्जर्स आने लग गए थे, वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करने लग गए थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, हमारा कोई ट्रेड वॉर चल नहीं रहा था पहले। China is not willing to change the status quo ante to occupy territory beyond its 1960 claim line. ये बात भी गलत है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1960 का जो क्लेम लाइन है उसे वो बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है, वो बदलने की कोशिश कर रही है, वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है बियॉन्ड द 1960 claim line. Iran and China are currently pursuing economic and security partnerships with massive Chinese investment. Thus, China has made a headway with Iran at India's expense. ये बात जो है ये भी गलत होगी क्योंकि इसमें मेजरली इस स्टेटमेंट में ईरान और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है वो बात अलग है, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि ईरान और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। China is wading into and criticizing India's internal affairs to the effect of the status of J&K. ये बात जो है ये बिल्कुल करेक्ट है और ये यही बता रही है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कितने बिगड़ चुके हैं कि चाइना हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑदर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। ऑदर का आर्ग्यूमेंट ये है कि चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटीन, यानी कि दूसरी कंट्रीज हमें सपोर्ट नहीं करेगी चाइना को बॉयकॉट करने में। ए है मेनी एशियन कंट्रीज बिलीव दैट चाइना हैज बीन ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ साउथ चाइना सी बिकॉज इट फॉर्म्स अ नेचुरल शील्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स, so sooner or later China would have acquired the South China Sea. ये बात जो है स्टेटमेंट इज एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये इस चीज को प्रूव नहीं करती कि चाइना को हम बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। While a majority of Asian countries have grave concerns about China's predatory tactics, they are not willing to take sides because China is their biggest trading partner. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि भाई चाइना जो है उससे प्रॉब्लम सबको है, दिक्कत सबको है, लेकिन कोई उसकी यूएस की साइड लेना नहीं चाह रहा है अगेंस्ट चाइना, कोई चाइना को कॉन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक होल्ड जो है पूरी दुनिया पे वो बहुत ज्यादा है। No Asian country wants to face the wrath of a belligerent China even after China's expansionist policies and disregard of international laws. तो वो ऐसा नहीं करना चाहती। ये हमें ये नहीं बता रहा कि चाइना जो है वो उसे कोई बॉयकॉट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री उसे बॉयकॉट इसलिए नहीं करना चाह रही है। हम ये भी बताना है हमें कि वो अगर कोई कंट्री उसे बॉयकॉट नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है, वो उसे पसंद नहीं करती तो भी वो क्यों उसे बॉयकॉट नहीं करना चाह रही है ना।
UK has ended its reliance on Chinese imports and called off its Huawei 5G project with China. तो ये बात जो है ये तो बता रही है कि चाइना को क्वारंटीन किया है या चाइना को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी वो बात है इस पैसेज से रिलेटेड जिससे ऑथर बिल्कुल अग्री करेंगे? Option A, Taiwan, Japan, Vietnam, South Korea and Tibet have all complained about China's menacing postures in their vicinity. यानी कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये कंप्लेन कर रही है इस बात के लिए कि चाइना ने इनकी कुछ ना कुछ टेरिटरी को हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे पैसेज में बाकी 4 कंट्रीज के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन टिबेट का कहीं पर भी नाम नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हो सकता है टिबेट भी कंप्लेन करती हो, लेकिन पैसेज में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे सही नहीं मान सकते। China has changed its earlier tactics of taking control over territories belonging to small neighboring countries. तो ये बात भी गलत है, उसने अपने जो टैक्टिक्स है वो बदले नहीं है, अभी तक भी वो यही सब चीजें करता है, वो भी छोटी कंट्रीज को से उनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि वो कंट्रीज उससे लड़ नहीं सकती। There does not exist a large contrast between the views of countries towards both US and China. ये बात बिल्कुल सही है। जो दूसरी कंट्रीज है दुनिया की, US और चाइना दोनों को ही एक ही नजर से देखती हैं, उनको US भी पसंद नहीं है और चाइना भी पसंद नहीं है, दोनों ही पसंद नहीं है। In Sri Lanka, the return of Rajapaksas to power after recent elections augurs well for China-Sri Lanka ties. ये बात भी गलत होगी क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि राजपक्सास के पावर में आने से इंडिया और श्रीलंका की टाइज पे फर्क पड़ सकता है। चाइना और श्रीलंका की टाइज पे क्या होगा इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि एंटी चाइना कंट्रीज की फिकल माइंडेडनेस को शो कर रहा है, यानी कि वो कंट्रीज जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ठीक है, ए है ऑस्ट्रेलिया हैज क्लियरली स्टेटेड दैट इट वुड डू एनीथिंग टू गो कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि वो उनके इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी नहीं जाएगा। ठीक है, वो चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे बने रहें। Hardly any country in Asia is willing to openly confront China and side with the US. Thus, China is far from being quarantined. Statement entirely correct है, लेकिन यहाँ पे कोई fickle mindedness नहीं नजर आ रही है। Simply जो nations चाइना की या US की साइड नहीं लेना चाहते, वो इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो चाइना से डरती हैं, वो चाइना को कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहती। तो ये सीधी सी बात है, कंट्रीज ने कह दिया कि भाई हम उससे कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ये कहती है कि हमें चाइना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। UK decided to end reliance on Chinese imports and their Huawei 5G project, but recently their foreign minister stated that they wanted positive relations with China. तो ये हो गई fickle mindedness का एग्जाम्पल, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यूके जो है वो कर कुछ और रहा था पहले कि भाई पहले तो उसने चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए, लेकिन अब कह रहा है कि हमें अच्छे रिलेशंस चाहिए। The nations of East Asia are unwilling to break economic ties with their biggest trade partner China. Again, statement correct है, ट्रेड पार्टनर है चाइना, बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज हैं बाकी कंट्रीज के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई फिकल माइंडेडनेस नहीं दिख रही है, इसलिए डी भी गलत होगा, सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो रिलेशंस है उनके बारे में गलत है? ए देखते हैं, द स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इज अ रियल कॉज फॉर कंसर्न एज इट कैन प्रोवाइड अ बीच हेड अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, पैसेज में दे रखा है। India-Nepal relations have worsened to the extent that Nepal has published a new map showing Kalapani region in Nepal. ये भी correct observation है। India-Pakistan relations have started going downhill due to the change in status of J&K. ये बात जो है इसे हम कह सकते हैं ये incorrect observation है क्योंकि हम ये कह रहे हैं it has started going downhill, यानी कि अब ये खराब हो रही है relationships। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारी रिलेशंस पहले से ही गलत थी और वो अब और ज्यादा बेकार हो गई हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये गलत ऑब्जर्वेशन है, अभी अभी शुरू नहीं हुई है खराब होना रिलेशंस, बहुत सालों से खराब है रिलेशंस। The latest rounds of talk between military commanders of India and China did not change the situation at LAC. ये बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली यूज करता है द फ्रेज स्टरिंग द पॉट, है ना। ए देखते हैं, दीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टरिंग द पॉट दैन इन एजुकेटिंग द पुअर। ये बिल्कुल गलत यूजेज है, क्योंकि यहाँ पे स्टरिंग द पॉट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एडवांटेज उठा रहे हो किसी चीज का या किसी मौके का एडवांटेज उठा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्टरिंग द पॉट का मतलब है कि आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और अपना फायदा कर रहे हो। My younger brother always stirs the pot by getting into arguments with my parents. ये जो है बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। Stirs the pot का मतलब ये है कि आप डिसरप्शन लाना चाह रहे हो, आप डिस्टर्बेंस लाना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, है ना। तो यहाँ पे ये जो यूजेज है ये करेक्ट होगा। You can only stir the pot only if you excel in everything that you do. तो ये भी गलत यूजेज है, क्योंकि स्टर द पॉट का मतलब है कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना, और यहाँ पे बात हो रही है एक्सेल करने की, सक्सेसफुल होने की। कान्हा हैज टू स्टर द पॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज डोंट ऑलवेज कम नॉकिंग ऑन द डोर। ये भी गलत यूजेज है, क्योंकि यहाँ पे स्टर द पॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। यहाँ पे स्टर द पॉट का मतलब ये है कि आप किसी चीज को डिसरप्ट करना चाहते हो, डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल सिनोनिमस है टू अग्रेसिव, जो कि लिखा गया था चाइना फर्दर स्टेप्ड अप इट्स अग्रेसिव एक्शंस। तो यहाँ पे अब बेलिजरेंट, जो मैंने आपको कई जगह पर बताया था, बेलिजरेंट शब्द इस्तेमाल हुआ था पैसेज में, जिसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अथॉरिटेरियन, इंपीरियलिस्टिक, एम्बिशियस, ये सब चीजें ऑलमोस्ट आस पास है, क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन अग्रेसिव का जो सिनोनिम होता है करेक्ट, दैट इज बेलिजरेंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the video. Please like, share, subscribe and comment below to let us know what you think about the session. Jai Hind.